गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड? ठीक है, तो हिस्ट्री शुरू करते हैं क्योंकि हिस्ट्री हमेशा मज़ेदार रही है, इंटरेस्टिंग रही है। हिस्ट्री पढ़ने में जो मज़े आते हैं वो किसी सब्जेक्ट में नहीं आते, ये सच है। ठीक है, कहानियाँ बनती हैं, मज़े आते हैं, इमेजिनेशन होता है, गजब का इमेजिनेशन। तो हमने 9th क्लास में पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और इमेजिनेशन किया था कि किस तरह फ्रांस के लोगों ने लुई द 16 को हटाया, एक क्रूअल किंग जिसने सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में लोगों को टॉर्चर किया और अपनी डिक्टेटरशिप दिखाई। हमने ये भी पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। 10th क्लास में जब आप हो जाओगे तो 10th क्लास में आपको पता लगेगा कि सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से यूरोप में बहुत जगह पर रेवोल्यूशन हुआ। जैसे कि मैं ये कहूँ कि यूरोप की जितनी भी कॉलोनीज थी उनके अंदर रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। यूरोप की कॉलोनीज, जैसे कि मैं ये कहूँ कि जो भी कॉलोनीज थी, इसके अलावा जर्मनी, उसके अलावा इटली, बाल्कन स्टेट्स, इनके अंदर भी रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। इवन फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसका असर इंडिया तक भी रहा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर आप 1857 के रिवोल्ट में देख सकते हो कि 1857 के रिवोल्ट में हमें ये चीजें देखने को मिली थी कि हमारे लोग जो है फ्रांस से इंस्पायर थे और रेवोल्यूशन कर रहे थे। अब जब फ्रांस पे असर हो सकता है तो क्या रशिया पे नहीं हो सकता? रशिया उसके नजदीक ही पड़ता है क्योंकि रशिया के बॉर्डर लगते हैं, यूरोप में उसके बॉर्डर लगते हैं, बहुत सारी कंट्री हैं जो उसके कंट्रोल में है। ठीक है, बहुत सारी कंट्री जो उसके कंट्रोल में है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं वो लेसन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार लेसन जो है, ठीक है, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ओके, क्लास 9th, ओके क्लास 9th, और हम आज डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर, ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ओके, जिसका नाम है सोशलिज्म, सोशलिज्म इन यूरोप, ओके, यूरोप एंड, ठीक है, द रशियन रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन। अब ये देखिए, ये लेसन है हमारा और इसमें दो चीजें एक साथ जोड़ी गई है। इस लेसन की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो चीजें एक साथ जोड़ी गई है। एक तो पॉइंट ये बनता है सोशलिज्म इन यूरोप, ओके, दूसरा पॉइंट ये बनता है द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो कुछ देर हम इस पे बातें करेंगे, सोशलिज्म इन यूरोप पे बातें करेंगे, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं समाजवाद, 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 ठीक है, यूरोप में, ठीक है, यूरोप में समाजवाद, ओके, यूरोप में, ओके, अगर सही अर्थों में देखें तो यूरोप में समाजवाद, ओके, यूरोप में समाजवाद। अब इसका मतलब क्या है यूरोप में समाजवाद? असली मतलब ये बनता है इसका कि यूरोप में समाजवाद की शुरुआत हुई। समाजवाद का मतलब होता है कि यूरोप में, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन के आसपास बहुत सारे एरिया में ये समझ में आने लगा था लोगों को कि प्रॉपर्टी, बड़े बड़े किंग, नोबल मैन और जो चर्च के जो प्रीस्ट है, कैथोलिक चर्च के जो हेड प्रीस्ट होते हैं, प्रॉपर्टी उनके पास सारी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और जो नॉर्मल पीपल है वो बेचारे गरीबी में जीवन जीते हैं, मतलब कि पुअर लाइफ जीते हैं वो। ठीक है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग समझ रहे थे इन चीजों को। उस जमाने की जो सोशलिज्म जब यूरोप में होने लगा तो उस समय एजुकेटेड लोग होने लगे थे, एक नया सिस्टम ट्रेड का, मर्चेंटिज्म का आ गया था और लोग पढ़ने लिखने लगे थे। जैसे कि ये बात 17th सेंचुरी से लेके और 19th सेंचुरी, ठीक है, 19, ये मान लीजिए कि 20th सेंचुरी के आसपास,
ठीक है। आप ये देखोगे 17 से लेकर पूरे यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग जगह पर आप देखोगे तो लोग पढ़ने लिखने लगे थे, प्रिंटिंग कल्चर आ गया था, प्रिंटिंग मशीनें आ गई थी, लोगों के पास अलग अलग टाइप की बुक्स होती थी, अलग अलग राइटर्स लिखने लगे थे, सोसाइटी के बारे में लिखने लगे थे। जैसे मैं ये कहूँ कि हमने फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम में हमने पढ़ा था, जो कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो हमने उनमें जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा था, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। इसका मतलब वो 18th सेंचुरी में हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था, मतलब वो 18th सेंचुरी में हुआ था। तो 18th सेंचुरी से पहले 17th सेंचुरी में बहुत अच्छा सिस्टम प्रिंटिंग का आ गया था, लोग पढ़ने लिखने लगे थे और लोगों को ये समझ आने लगा था कि सोसाइटी में सारी प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा रीजन, सोसाइटी में पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये बिग लैंडलॉर्ड्स हैं, ये बड़े बड़े राजा हैं, ये जो मोटे मोटे लोग हैं ना, जो बहुत सारी जमीनें लेके बैठे हुए हैं, यही प्रॉब्लम की जड़ है असल में। तो इनसे जमीनें छीन लो और सोसाइटी में सर्कुलेट कर दो। प्रॉपर्टी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक आदमी के पास 10-10, 15-15 हजार एकड़, 1000 एकड़, 500 एकड़ लैंड उसके पास हो और एक पुअर पर्सन है बेचारा, उसके पास आधी एकड़ भी ना हो, उसके पास कुछ 50 गज भी ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वेल्थ जो है सोसाइटी में कुछ एक परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, वेल्थ पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। मतलब कि प्रॉपर्टी, ठीक है, मनी एंड वेल्थ, ठीक है, वेल्थ मतलब कि समृद्धि जो है वो केवल रिच पीपल्स तक ना रहे, ठीक है, उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी, ठीक है, उसे सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और सभी को फायदा मिलना चाहिए उससे। केवल रिच पीपल्स, नोबल मैन और किंग को ही फायदा ना मिले, सबको फायदा मिले। ऐसा थिंकिंग रखने वाले सोशलिज्म आइडिया के लोग कहलाएंगे। वो चाहेंगे कि सोसाइटी में सबको इक्वालिटी मिल जाए। फ्रांस रेवोल्यूशन में देखा था कि सब लोग इक्वालिटी की बात कर रहे थे, फ्रीडम की बात कर रहे थे। राइट्स केवल अमीर लोगों के पास ही क्यों रहे? राइट केवल राजा के पास ही क्यों रहे? नोबल मैन के पास ही क्यों रहे? नॉर्मल पीपल को क्यों नहीं अधिकार है? ये बात सही है कि नहीं? बताओ, सही है कि नॉर्मल पीपल को भी अधिकार होने चाहिए? इस तरह की बातें उस सोसाइटी में हो रही थी। तो उसी वजह से पूरे यूरोप में महा टेंशन शुरू हो गई, एक महा टेंशन शुरू हो गई। ओके, उस टाइम में 3 टाइप के आइडियाज भी सर्कुलेट होने लगे, 3 टाइप के आइडियाज बड़े लेवल पे। इन सब का रीजन मैं ये मानता हूं कि इन आइडियाज का सबसे बड़ा रीजन क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन। ये 2 चीजें थी। इससे पहले कभी हुआ ना, 17th सेंचुरी 20th सेंचुरी के बीच में बहुत बड़े लेवल पे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मतलब कि औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकरण हुआ। ओके, औद्योगिकरण हुआ और औद्योगिकरण, ठीक है। ओके, इसके अलावा नंबर 2, ठीक है, औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ। ओके, और नंबर 2 एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि शिक्षा, ठीक है। जब लोगों के पास शिक्षा आने लगी तब ये चीजें होने लगी। ओके, तो ये 2 मेन रीजन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन। 17 से 20 सेंचुरी के बीच में ये बड़े लेवल पे हुआ है। और जब लोग इंडस्ट्रीज बनने लगे, रिच मर्चेंट बनने लगे, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो माइंडेड होने लगे। और जब माइंडेड होने लगे तो इस तरह की समाज यानी कि सोशलिज्म यूरोप में फैल गया। न केवल सोशलिज्म फैल रहा था, साथ में 3 टाइप के आइडियाज भी फैल रहे थे। उन आइडियाज के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। जब तक उनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आपके इसकी सही कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलेगा, सही कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलेगा। ओके, अब वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है, उसका मतलब क्या है? ओके,
वो 3 टाइप के आइडियाज कौन कौन से हैं? अलग अलग थिंकर्स अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे और सोसाइटी को न्यू चेंज देना चाहते थे। ठीक है, न्यू चेंज देना चाहते हैं। ठीक है, न्यू चेंजेस इन सोसाइटी, न्यू चेंजेस इन सोसाइटी। ओके, ठीक है, न्यू चेंजेस इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर नया चेंज आएगा, इसके लिए न्यू थिंकिंग्स, ठीक है, न्यू थिंकिंग, नई प्रकार की विचारधाराएं। ठीक है, आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडियोलॉजी, न्यू आइडियोलॉजी, नए टाइप की आइडियोलॉजी आ रही थी। ठीक है, सबसे पहले जो आइडियोलॉजी सोसाइटी में जो सबसे पहले चेंजमेंट आया वो था लिबरल्स। नंबर 1 लिबरल्स। ठीक है, ये आइडियोलॉजी 3 टाइप की होती थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 यहां पर हम कहेंगे लिबरल्स, लिबरल आइडियोलॉजी, ठीक है, ये क्या है? लिबरल आइडियोलॉजी क्या है? एक तो ये था उस सोसाइटी में उस समय हो रहा था। दूसरा नंबर 2 रेडिकल आइडियोलॉजी, एक ये टाइप की आइडियोलॉजी थी उस टाइम में, एक लिबरल आइडियोलॉजी, एक रेडिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, और एक होती थी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी। ठीक है, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, ये 3 टाइप की आइडियोलॉजी होती थी। जब तक चेंज नहीं आया था सोसाइटी में, जब तक चेंज नहीं आया था तब तक तो कंजर्वेटिव होते थे। ठीक है, जब तक चेंज नहीं आया था उस टाइम तक कंजर्वेटिव होते थे, मतलब किंग्स, नोबलमैन, चर्च के हेड प्रीस्ट, ये लोग सोसाइटी को कंट्रोल करके रखते थे और सोसाइटी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं आने देते थे। दे ऑल आर कंजर्वेटिव्स। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं किंग्स, ठीक है, नोबलमैन, ओके, किंग्स, नोबलमैन हो गए, चर्च के प्रीस्ट हो गए, चर्च हेड, ठीक है, चर्च हेड पोप हो गया। तो ये क्या करते थे? सोसाइटी में अपना पूरा कंट्रोल बना के रखते थे, सोसाइटी में किसी भी प्रकार का चेंज आने नहीं देते थे, क्योंकि अगर चेंज आया तो कंट्रोल गया, अगर चेंज आया तो कंट्रोल गया, इनकी पोजीशन खतरे में। अब सोचो, जो बढ़िया तरीके से टैक्स ले रहे हैं, मजे कर रहे हैं, राज दरबार में बैठे हुए हैं और चर्च के अंदर अपनी पावर दिखा रहे हैं, लोगों को धर्म के नाम पे डरा रहे हैं, वो लोग चाहेंगे कि सोसाइटी के लोग पढ़ लिख जाएं? वो नहीं चाहेंगे कभी भी। किंग कभी नहीं चाहेगा कि अनपढ़ गंवार लोग हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें करें, ज्ञान की बातें करें, कभी नहीं चाहेंगे वो लोग। वो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे कभी भी। नो चेंज इन सोसाइटी, नो चेंज इन सोसाइटी, ये कभी नहीं चाहेंगे सोसाइटी में चेंज हो, कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि चेंज आते ही पोजीशन खतरे में हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए। लिबरल ये कहते हैं कि चेंज होना चाहिए, किंग, नोबलमैन और चर्च की पावर पे कंट्रोल होना चाहिए, इनको खुद से रूल मत बनाने दो, क्योंकि जब ये खुद से रूल बनाते हैं तो पागलपंथी वाले, मूर्खता वाले रूल बनाते हैं। सोसाइटी के अंदर कितना लोगों को टॉर्चर किया जाता है, लोगों को किस तरह से अनइक्वल, किस तरह से उन लोगों को स्लेव जैसा जीवन जीना पड़ता है। ये किस तरह के रूल बनाते हैं कि पब्लिक बेचारी टॉर्चर होती है, टैक्स देने के बाद भी उनको किसी प्रकार के राइट नहीं है, टैक्स देने के बाद भी वो बेचारे झुक के खड़े रहते हैं। क्या मतलब हुआ इस चीज का? पैसे भी हम दें, हमारे पैसे से तुम ऐश करोगे, मजे करोगे और हम ही झुक कर खड़े रहेंगे। ये क्या मतलब हुआ इस चीज का? कोई तरीका है? मतलब हम ही लोग तुम्हें सरवाइव करने में मदद कर रहे हैं, एज ए आर्मी हम आपके काम कर रहे हैं, एज ए वर्कर आपके लिए काम कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय आपके लिए हम काम कर रहे हैं और हम ही झुक के खड़े रहे। यार क्या तरीका हुआ? ये गलत तरीका है ये। हम लोग भी पढ़ लिख सकते हैं, हमारे भी अधिकार है, हम भी तुम्हारी तरह खाना खा सकते हैं, हमारे भी अधिकार है, हम लोग भी ट्रेड कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं, जमीन इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे भी अधिकार है, हमें भी गॉड ने तुम्हारे इक्वल बनाया है। इस तरह की आइडिया के लोग लिबरल्स थे।
वो ये चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, सोसाइटी में चेंज हो, चेंज हो, किंगशिप रिमूव कर दी जाए, किंगशिप रिमूव कर दी जाए, नोबल मैन हटा दिए जाएं, रिमूव किए जाएं, ठीक है। ओके, सोसाइटी से फ्यूडल सिस्टम जो है वो एंड हो जाए, फ्यूडल सिस्टम को एंड कर दिया जाए, सोसाइटी में इक्वल राइट मिले सबको, मतलब कि किंगशिप हट जाए, नोबल मैन हटा दी जाए, फ्यूडल सिस्टम को एंड कर दिया जाए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, सोसाइटी में चेंज, फ्रीडम आनी चाहिए, लोगों के पास इक्वालिटी आनी चाहिए, ठीक है। ये लोग फेवर करते थे, ये फेवर करते थे फ्रीडम को, ठीक है, फ्रीडम को, ये फेवर करते थे इक्वालिटी को, ठीक है, ये फेवर करते थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम को, स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी सिस्टम को, ठीक है, जुडिशरी सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, सबके लिए फ्रीडम, इक्वालिटी, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम, किंगशिप नहीं चाहिए, ठीक है। वो इन सब चीजों को क्या करना चाहेंगे, अबॉलिश, खत्म करना चाहेंगे, टोटली एंड करना चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है, समझ आ गया। वो चाहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हो, मोनार्च रूल ना बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सोसाइटी के लोग रूल बनाए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, ठीक है। ये किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं, लिबरल्स वांट, क्या चाहते हैं, लिबरल्स क्या चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते हैं, और कहीं ना कहीं रिपब्लिक सिस्टम को फेवर करते हैं, रिपब्लिक सिस्टम को वो फेवर करते हैं, रिपब्लिक सिस्टम को वो फेवर करते हैं, लिबरल, ठीक है, ये सारे लिबरल्स हैं, लेकिन एक समस्या है यहां पर, लिबरल्स की एक प्रॉब्लम है, लिबरल ये सोचते हैं कि वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाने चाहिए, वुमेन्स को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाने चाहिए, और वुमेन को पॉलिटिकल राइट देने के कोई फायदा नहीं है, पॉलिटिकल राइट देने का कोई फायदा नहीं है, वुमेन्स को वोटिंग राइट भी नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है। अब लिबरल्स क्या नहीं चाहते, ठीक है, लिबरल्स अगेंस्ट है, लिबरल किन चीज के अगेंस्ट है, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट है वुमेन पॉलिटिकल राइट्स, ओके, पॉलिटिकल राइट्स के अगेंस्ट है, और ठीक है, और वोटिंग राइट के अगेंस्ट है, वोटिंग राइट भी वुमेन्स को कोई जरूरी नहीं है। लिबरल सोसाइटी में चेंज चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग जुडिशरी सिस्टम चाहते हैं, किंगशिप और नोबल मैन और फ्यूडल सिस्टम को एंड करना चाहते हैं, लेकिन ये वुमेन के फेवर में नहीं है, पूरी तरह से डेमोक्रेट नहीं है ये, ठीक है, ये पूरी तरह से डेमोक्रेट नहीं है, दे आर लिबरल्स, ओके। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ये क्लियर है बिल्कुल, लिबरल समझ में आ गए, ठीक है। उसके बाद देखो अगले पॉइंट्स, रेडिकल आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी है मेजोरिटी की आइडियोलॉजी, मेजोरिटी, कुछ पीपल्स ये चाहते हैं कि सोसाइटी में मेजोरिटी होनी चाहिए, मेजोरिटी के बिना कोई फायदा नहीं है, वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिलने चाहिए, वुमेन्स भी इस सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। सेम आइडियोलॉजी है, वो भी किंगशिप का एंड चाहते हैं, नोबल मैन का एंड चाहते हैं, ठीक है, सेम टू लिबरल्स, ठीक है, सेम टू लिबरल्स, वो लिबरल के बिल्कुल सेम है, वो लिबरल जैसा ही सोचते हैं, किंगशिप का एंड चाहते हैं, नोबल मैन को रिमूव करना चाहते हैं, वो फ्यूडल सिस्टम को भी एंड करना चाहते हैं, ठीक है, ओके, और वो क्या चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, वो रेडिकल्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते हैं, रिपब्लिक सिस्टम चाहते हैं, अगेंस्ट नहीं है वुमेन्स के, ठीक है, ये लोग वुमेन्स को भी फेवर करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बने,
गवर्नमेंट फॉर्म हो, ठीक है, फॉर्म हो बाय मेजोरिटी, बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी में कंफर्म हो, गवर्नमेंट बने मेजोरिटी से बने, वुमेन्स को भी राइट हो, ठीक है, मेजोरिटी, वुमेन को भी वोटिंग राइट होने चाहिए, वुमेन वोटिंग राइट, ठीक है, वोटिंग राइट होने चाहिए, और वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, वुमेन्स को भी पॉलिटिकल राइट होने चाहिए, ठीक है, ये वुमेन्स के पॉलिटिकल राइट को फेवर करते हैं। ये देखो रेडिकल्स, मतलब कि ये सोसाइटी में ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कि जहां पर वुमेन्स को भी अधिकार हो, ठीक है। आपको कौन सा अच्छा लगा, आपको कौन सी प्रीशा, कौन सी आपको अच्छी लगी आइडियोलॉजी इसमें से? आपको कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी अच्छी लगी, कि आपको लिबरल्स ज्यादा अच्छे लगे, या फिर आपको रेडिकल्स ज्यादा अच्छे लगे? अगर गवर्नमेंट बनानी पड़े तो कौन से आइडिया बेसिस पर गवर्नमेंट बने? रेडिकल आइडियोलॉजी ये ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है, सबको पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सबको पार्टिसिपेशन देने का मौका दिया जा रहा है। ओके, तो रेडिकल ज्यादा बेटर है, रेडिकल्स फायदेमंद है। ओके, ये मेजोरिटी बेसिस पर इलेक्शन कराएंगे, और इलेक्शन उसी इलेक्शन बेसिस पर गवर्नमेंट तैयार होगी। इंडिया में देखोगे तो रेडिकल आइडियोलॉजी है, इंडिया में रेडिकल आइडियोलॉजी है, लेकिन कई बार हमारे इंडिया में सोसाइटी लिबरल आइडिया बेसिस भी देखी जाती है। हमारी सोसाइटी में कई जगह पर वुमेन्स को राइट नहीं मिलते। आप देखोगे वोटिंग के टाइम में भी वुमेन्स को जो फैमिली हेड्स होते हैं वो जो है अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं, और उनको ठीक से अपने अपने विश के अकॉर्डिंग वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। कई बार हमारे यहाँ पर भी लिबरल्स पीपल हैं, जैसे वुमेन्स के जो क्लोथिंग स्टाइल है, वुमेन्स का जो जैसे गर्ल्स का, वुमेन्स का जो मतलब जो भी उसका फ्यूचर डिसाइड करते जाता, फैमिली हेड्स डिसाइड करते हैं, मतलब कि मेंस डिसाइड करते हैं वुमेन का फ्यूचर क्या होगा। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो वो लिबरल्स है। जहां पर वुमेन को पूरी तरह से फ्रीडम ना मिले, ये मान लीजिए वो लिबरल आइडियाज के लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह सोसाइटी में ये सोशलिज्म आ रहा था, और यूरोप की सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे थे। 3 टाइप की अलग अलग आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव वैसे चेंज नहीं चाहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लिबरल आइडिया बेसिस और रेडिकल्स जब मूवमेंट होने लगी तो कंजर्वेटिव्स को भी धीरे धीरे अपने आइडियाज बदलने लगे, ठीक है, उनको भी अपने आइडियाज बदलने पड़े, और वो रेडिकल चेंज के फेवर में आने लगे, ठीक है। वो क्या करने लगे यहाँ रेडिकल, वो ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस के फेवर में आए, ठीक है। वो ये कहने लगे कि कोई भी चीज एकदम से बदलनी नहीं चाहिए, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, धीरे धीरे चेंज होना चाहिए। ग्रेजुअल चेंज के फेवर में कंजर्वेटिव आने लगे। पहले तो तैयार ही नहीं थे, पहले तो वो स्टार्टिंग में तैयार ही नहीं थे इस चीज के लिए भी, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से लिबरल्स और रेडिकल्स आइडिया के लोग आने लगे तो वो इस चीज के लिए तैयार होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि अब सोसाइटी में चुप रह के ही फायदा है क्योंकि लोग अब जो है अवेयर हो रहे हैं, अवेकनिंग आ रही है लोगों के बीच में, पढ़े लिखे हो रहे हैं, और बड़े बड़े रिच पर्सन भी आ रहे हैं सामने, तो अब थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। ओके, तो अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। जब यह आइडियोलॉजी पूरे यूरोप में फैलने लगी तो पूरे यूरोप में सोशलिज्म आ गया। यूरोप के बहुत सारे कंट्री, यूरोप की कंट्री हमें थोड़ा समझ के ध्यान कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। फिर रशिया के बॉर्डर के साथ लगते हुए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री जो रशिया बॉर्डर के साथ लगते हैं। रशिया का कंट्रोल भी था इस पे। कौन कौन पे कंट्रोल था रशिया का? रशियन रेवोल्यूशन करने वाले हैं एस्टोनिया जो रशिया बॉर्डर पे लगता है, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, और आर्मेनिया, अजरबैजान, बहुत सारे कंट्री थे जो उसके कंट्रोल में थे उस समय, ठीक है। उसके अलावा यूरोप का पार्ट और भी बहुत सारे जहां पर इस तरह के रेवोल्यूशन देखने को मिले, जैसे कि मैं इंग्लैंड यानी कि यूके की बात करता हूं। आप जब 10th में जाओगे तो यूके के बारे में पढ़ोगे कि यूके का जो पार्ट था, जैसे मैं ये कहूँ कि भाई यूके, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड के बारे में बात करें, जिनको मिलाकर 1801 में यूके बना दिया गया था। इसके अलावा यूरोप के कंट्रीज, जैसे मैं ये कहूँ कि यूरोप में आपको पोर्तुगीज, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क और फिर पोलैंड, ये सारे कंट्री नजर आएंगे। स्विट्जरलैंड,
फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, फिर इटली, फिर सार्डिनिया, पिनमोंट का एरिया, मेडिटेरियन सी का एरिया, ये सारे कंट्री यूरोप के हैं। एक बार फिर देखो, यूरोप आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए, तभी ये लेसन समझ में आएगा, नहीं तो भूल जाओगे सब कुछ याद नहीं रहेगा। यूरोप का कर रहे हैं तो याद हो रहना चाहिए थोड़ा सा। आप लोग अपने थोड़ा सा नेट वेट से चेक करके यूरोप का मैप एक बार देखना जरूर, उसमें कि रशिया के बॉर्डर पे कहां कहां ये सेट है पूरा कुछ, ठीक है। तो अगर रशिया के बॉर्डर चेक कर दो, 1 मिनट का रिपीटेशन दे रहा हूं, ठीक है। एक बार देखो क्या क्या मिलेगा आपको। रशिया बॉर्डर के साथ लगते हुए आपको मिलेंगे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर बेलारूस, यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनिया, ये सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके साथ में फिर जो है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड इधर की साइड मिलेंगे, बाल्टिक सी के ऊपर। फिर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये यूके पार्ट हो गया पूरा। इसके अलावा पोर्तुगीज, स्पेन, पुर्तगाल, पोर्तुगीज एक जगह हो गया ये। उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिर उसके अलावा बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिर इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, ठीक है, ये कंट्री है। सर्बिया है, स्लोवानिया है, ठीक है, इटली, इस तरह के सारे कंट्रीज है। ग्रीस कंट्री भी वहां पर मिलेगा, मेडिटेरियन सी के आसपास, ठीक है। तो ये सब यूरोप है। आई थिंक पहला पॉइंट समझ आ गया होगा आपको, सोशलिज्म इन यूरोप इन सारे एरिया में हो रहा था। ओके, अब हम शुरू करते हैं द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम डिस्कशन करना शुरू कर देंगे कि इन सब का असर, ये सारी आइडियोलॉजी, लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव जो यूरोप में हो रहा था, उसका असर रशिया पे था। उसका असर रशिया पे था। रशिया भी धीरे धीरे नई चीजें, वहां पर भी रेवोल्यूशन वहां पर भी होने लगा, वहां पर भी रेडिकल्स आइडियाज के लोग आने लगे, वहां पर भी लिबरल आइडिया के लोग वहां होने लगे। उसी बेसिस पर अलग अलग पार्टी भी रशिया में बनने लगी। रशिया के जार निकोलस II को कैसे वहां के लोगों ने रिमूव किया, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि सोशलिज्म इन यूरोप में 3 आइडियोलॉजी हमने देखी थी, और 3 आइडियोलॉजी के बाद अब हम डिस्कशन करते हैं रशियन रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो रशियन रेवोल्यूशन की जब बात आती है तो ये ध्यान रखिए कि रशिया की रेवोल्यूशन में द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन, ओके। रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत उस समय होती है जब यूरोप में अलग अलग एरिया में अलग अलग आइडियोलॉजी हो रही थी। उस समय यहाँ 1890 के आसपास जार निकोलस II का रूल हुआ करता था। उस समय रशिया यूरोप के मुकाबले बहुत ज्यादा, मतलब बैकवर्ड हम इसको कह सकते हैं कि बहुत बैकवर्ड था रशिया, ठीक है। और रशिया के एरिया दूर दूर तक लगते थे। जैसे आप देखते हो रशिया का एरिया लगभग यूरोप से इस तरह का एक पार्ट है पूरा, ये रशिया आप देखोगे इस तरह की कंडीशंस में इस तरह से बना हुआ ये रशिया है। आप देखोगे इसका जो इस तरह से शेप बनता है, ठीक है, ये रशिया है, रशिया, ओके। इसकी कैपिटल यहाँ मॉस्को होती है, मॉस्को, ठीक है, मॉस्को इसकी कैपिटल होती है। और रशिया के साथ लगते हुए जो कंट्रीज हैं, जैसे जो रशिया के साथ लगते जो कंट्री उस समय जब जो जार निकोलस II होता था, जार, ठीक है, निकोलस, जार निकोलस II क्वीन, ठीक है, जार निकोलस II जो उस समय किंग हुआ करता था, 1894 के आसपास ये किंग बना था, 1894, ठीक है, के आसपास ये किंग बना था, ओके। तो हम रशिया को कंपेयर करते हैं 1890 में, जब उससे पहले जब जार निकोलस किंग नहीं थे उस टाइम में हम रशिया को कंपेयर करते हैं। तो रशिया की बहुत बड़ा एरिया था जिसमें यहाँ पर एक कंट्री जिसको उसने कंट्रोल किया हुआ था वो एस्टोनिया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ एक कंट्री जो कि यूरोप का पार्ट था, इसके इस साइड में यूरोप आता है, यूरोप, ठीक है, यूरोप, यानी कि रशिया के इस साइड में यूरोप है, जहां एस्टोनिया, लातविया, ठीक है, लातविया, ओके। फिर उसके बाद में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया। फिर उसके बाद में बेलारूस, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखोगे यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन, ठीक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ठीक है, पोलैंड, इसके नजदीक पोलैंड का एरिया भी यहाँ होता था, पोलैंड,
जो कि रशिया के कंट्रोल में ही होता था, जार निकोलस के कंट्रोल में ही होता था। बहुत सारे रशिया के एरिया थे जो कि यूरोप में भी होते थे। मतलब कि जो यूरोप के पार्ट जो रशिया ने कंट्रोल किए हुए हैं वो यूरेशिया पार्ट कहलाता था। जैसे ये एरिया जो यूरोप का रशिया के साथ लगा हुआ है उसको यूरेशिया कहते थे हम, यूरेशिया। ये देखो इसको यूरेशिया कहते थे, जिसपे जार निकोलस ही कंट्रोल किया करता था। मतलब कि रशिया के साथ लगती हुई यूरोप के कुछ कॉलोनीज, यूरोप के कुछ कंट्री जो जार निकोलस की कंट्रोल में है, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो दूर थोड़ा सा अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, और एक और कंट्री आर्मेनिया, ठीक है, आर्मेनिया। ऐसे बहुत सारे कंट्री पे, न केवल रशिया पे, यूरोप के बहुत सारे कंट्री जो कि कॉलोनीज के रूप में जार निकोलस II के पास होती थी, ठीक है। अगर हम 1890 के आसपास रशिया को कंपेयर करें यूरोप से तो बहुत बैकवर्ड था। एग्रीकल्चर करने वाले लोग ज्यादा थे। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं, और वैसे ही रशिया में होता था। रशिया के लोग भी एग्रीकल्चर ज्यादा जो है करते थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप के मुकाबले बहुत ही कम हुआ था, ठीक है। यूरोप के मुकाबले बहुत ही कम हुआ था। अगर मैं कंपेयर करूं तो 1890 के आसपास रशिया में एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या था, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। ये लोग ज्यादातर 85% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग थे, एग्रीकल्चर करते थे। 85% लोग एग्रीकल्चर करते थे, फार्मर्स थे, ओके। जैसे हमारे इंडिया में 70 से भी ज्यादा 65% लोग आज भी एग्रीकल्चर ही करते हैं। तो आप देखोगे हमारे इंडिया में क्या होता है कि एग्रीकल्चर भी लोग करते हैं, और उन्हीं में से फैमिली में से बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस में भी हैं। आप देखोगे फार्मर की फैमिली से कोई फौजी है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई, समझ गए आप लोग। मतलब कि ये लोग फार्मर के साथ साथ, रशिया में भी ऐसा ही होता था कि वो एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर, ठीक है, वो फार्मर्स थे, ओके, फार्मर्स थे, प्लस वो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स इन किंग आर्मी, किंग की आर्मी में वो सोल्जर्स भी थे, ठीक है, ओके। और जितने भी ये फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, रशिया की लैंग्वेज में इस बड़े ग्रुप को जो 85% है, इस बड़े ग्रुप को जो 85% है, सोवियत्स कहा जाता था। जितने भी ये लोग थे उनको सोवियत कहा जाता था, जैसे बड़ा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये सारे 85% क्या थे, सोवियत्स, ठीक है, ये सोवियत थे, ठीक है, ओके। उसके अलावा यहां पर एग्रीकल्चर के अलावा फैक्ट्री भी बहुत सारी लगी हुई हैं। जैसे कि बहुत लेट शुरू हुई फैक्ट्रीज, मैं ये कहूं कि यूरोप और वहां के लोग तो बहुत बढ़िया परसेंटेज में थे, वो केवल एग्रीकल्चर ही थोड़ी बहुत करते हैं। बाकी फ्रांस और अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो वो लोग एग्रीकल्चर में कम और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज्यादा थे। मतलब कि अगर फ्रांस की बात करूं तो 40% और अगर इंग्लैंड की बात करूं तो 50% एग्रीकल्चर करते हैं। मतलब कि वो केवल 40-50% ही एग्रीकल्चर करते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के जो मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन है, ज्यादातर वो इंडस्ट्रीज लगा रखे हैं उन्होंने 60%, 50%। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो 60% वहां फैक्ट्री लगी हुई है, जबकि एग्रीकल्चर कितना 40% हो रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं, देखो रशिया को मैं कंपेयर करता हूं, मैं रशिया को कंपेयर करता हूं, रशिया को मैं कंपेयर करता हूं फ्रांस और इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस से, जो कि यूरोपियन कंट्री है। देखो एडवांसमेंट के मामले में देखो कि कौन ज्यादा एडवांस और कौन बैकवर्ड है, ओके। इंग्लैंड के लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं सिर्फ 40% एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। फ्रांस के लोग कितनी करते हैं, फ्रांस एग्रीकल्चर कितनी करते हैं, सिर्फ 50%, ठीक है। ये लोग कितने एग्रीकल्चर कर रहे हैं, 85%। उनका तो एग्रीकल्चर में भी अर्निंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि एडवांस टेक्निक में एग्रीकल्चर करते हैं तो अर्निंग बहुत अच्छी होती है इंग्लैंड और फ्रांस की, ठीक है। जबकि रशिया के लोग ओल्ड टेक्निकल वे में, ओल्ड टेक्निक्स यानी कि पुरानी टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो बहुत बैकवर्ड है 85%। अगर हम देखें तो रशिया के अंदर फैक्ट्रीज
कितनी लगी हुई है? सिर्फ 15% लोग, 15% लोग फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं। 15%, रशिया के लोग 15% फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज के अंदर। और इनके कितने काम कर रहे हैं? इनके फैक्ट्रीज में, ठीक है, कितने? 50%। ओके, अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो फैक्ट्रीज में कितने काम कर रहे हैं? फैक्ट्रीज में, ठीक है, कितने? 60%। कंपेयर करके देखो कौन एडवांस होगा, कौन एडवांस है पहले। रशिया बैकवर्ड है क्योंकि 85% एग्रीकल्चर करते हैं, 15% फैक्ट्रीज है, तो अर्निंग कम है और एग्रीकल्चर भी बुरी हालत में है। एग्रीकल्चर भी ज्यादा एडवांस नहीं, यूरोप के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जबकि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड ये बहुत साल से एग्रीकल्चर में भी नंबर 1 है और फैक्ट्रीज में भी नंबर 1 है ये लोग, तो इनका तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। लोग समझ रहे हैं, रशिया के लोग ये चीजें समझ रहे हैं कि जब तक किंग, नोबलमैन, ये चर्च के जो हेड प्रीस्ट है, पोप हैं, उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक रशिया का कुछ नहीं हो सकता। समझ गए होंगे आप। अब ऐसा सोचने वाले कौन है यहां बताओ? लिबरल्स। नहीं समझे? जो पहले से यहां किंग और ये सब है वो तो कंजर्वेटिव है, वो तो कोई चेंज चाहते नहीं है। अब वो रशिया जो यूरोप में हमने 3 आइडियोलॉजी पढ़ी थी वो यहां पर काम करेगी, इसीलिए मैंने पहले वहां समझा दिया था आपको। पहले ही उस लेसन की शुरुआत मैंने इसीलिए की थी ताकि आपको लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव आराम से समझ आ जाए पहले ही। तो यहां के जो कंजर्वेटिव है, जार निकोलस द सेकंड, जो नहीं चाहते सोसाइटी में कोई चेंज, ठीक है, उनकी वो कंजर्वेटिव थिंकिंग के लोग जो सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते, उनकी वजह से रशिया की हालत खराब है। तो रशिया के जो पीपल्स है, सोवियत्स, वो भी ये चाहते हैं कि रशिया के अंदर थोड़ी चेंज होना चाहिए, और जो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि रशिया में चेंज होना चाहिए, क्योंकि यूरोप वालों ने चेंज कर लिया है। यूरोप में फ्रांस बहुत पहले चेंज कर चुका है। आपने देखा होगा कि 1890 के आसपास की बातें हो रही हैं, जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन तो 100 साल पहले ही हो गया था। 1790 के आसपास तो फ्रांस के लोगों ने लुई द 16 को हटा दिया था। फ्रांस 100 साल से एडवांस हो चुका है, बहुत पैसे कमाए उसने। फैक्ट्रीज में वो 50% अर्निंग कर रहा है, एग्रीकल्चर 50% है लेकिन उसकी भी अर्निंग बहुत बढ़िया है। तो लोग कंपेयर तो करेंगे भाई। आसपास यूरोप में कोई चीजें हो रही हैं, रशिया के बॉर्डर यूरोप से लगे हुए हैं, तो क्या बातें इधर से उधर पास नहीं होंगी? पास तो होगी, लोग कंपेयर भी करेंगे, सोचेंगे भी, ठीक है। इंग्लैंड जिसने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया था, 1730 में इंग्लैंड में फैक्ट्रीज लग गई थी। 1730 में इंग्लैंड में कॉटन की और आयरन मिल्स वगैरह लगनी शुरू हो गई थी। 1730 से सोचो, अब 1890 से कंपेयर कर रहे हैं हम, 1730 और अब 1890 से कंपेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो 160 ईयर हो चुके हैं। 150 से भी ज्यादा साल हो गए, इंग्लैंड एडवांस हो चुका है। नहीं होगा क्या? हो गया है। इंग्लैंड के लोग 60% फैक्ट्रीज लगा के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, इधर उधर से अर्निंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। 40% एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी नंबर 1 है। उसमें भी एडवांस मॉडर्न टेक्निक से ट्रैक्टर, कंबाइनर, थ्रेशर्स, मशीनों से यूज कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। रशिया कुछ नहीं कमा रहा। तो क्या पब्लिक जार निकोलस जैसे लोगों को हटाना नहीं चाहेगी? हटाना चाहिए कि कंजर्वेटिव हट जाने चाहिए और लिबरल आइडियाज को, किंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फ्रीडम देनी चाहिए। सोसाइटी में सोशलिज्म आना चाहिए। अभी मैंने सोशलिज्म भी बताया था आपको कि सोशलिज्म का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, फार्मर्स में, लेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है किंग के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। कौन बोले उसके सामने? बोलने का मतलब गर्दन कटना, बोलने का मतलब गर्दन कट जाएगी, सीधी सी बात है। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? कोई ना कोई तो पहल करेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी, ठीक है।
शुरुआत हुई, होगी, किंग के खिलाफ लोग बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे। अब देखो बात आती है कहां से शुरुआत हुई, फैक्ट्री से शुरुआत हुई। जो बड़ी पोजीशन के लोग थे 85%, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनसे पहले 15% जो फैक्ट्रीज के जो वर्कर थे उन्होंने शुरुआत कर दी। दे आर सोशलिस्ट, ठीक है। अब ये ध्यान दो, एक बार इसको एक बार दोबारा देखो। जो 15%, अब यहां देखो, जैसे ये रशिया का हम यहां देख लेते हैं, जो 15% फैक्ट्री वर्कर थे, फैक्ट्री वर्कर, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स जो थे, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर जो थे 15%, दे आर सोशलिस्ट। वो सभी क्या थे? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। ये दो वर्ड अपने दिमाग में रखना बेटा। अगर आपको दो वर्ड समझ में आ रहे हैं, सोशलिस्ट कौन है और सोवियत कौन है, तो ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। सोवियत कौन है? वो 85% एग्रीकल्चर करने वाले लोग और सोल्जर्स के रूप में, वो सोवियत है। ओके। सोशलिस्ट कौन है? वो 15% फैक्ट्री वर्कर्स जो यहां पे काम कर रहे हैं रशिया में। अब ये रशिया में फैक्ट्रीज लगी हुई कहां है, ये देखना है हमें कि रशिया में फैक्ट्री जो 15% जार निकोलस की लीडरशिप में 1894 के बाद लगनी शुरू हुई है, ये कहां है। वैसे थोड़ी बहुत जार निकोलस से पहले भी थी, थोड़ी बहुत 1890 से पहले भी शुरुआत की गई थी। नॉर्मल लेवल पे जार निकोलस से पहले जो राजा हुए उन्होंने भी इसको शुरू किया था, लेकिन वो यूरोप से मुकाबला नहीं कर सकते। हम 5-10% फैक्ट्री लगी हुई है, वो कोई मुकाबला नहीं हो सकता, यूरोप से किसी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। ओके। एक्चुअल में क्या है, रशिया में मॉस्को कैपिटल और मॉस्को कैपिटल के आसपास एक रिवर नीवा बहती है। रिवर, रशिया के अंदर एक रिवर है नीवा, रिवर नीवा। जैसे हमारे इंडिया में गंगा है, ठीक है, वहां पर रिवर नीवा है। तो रिवर नीवा जो है उसके एक साइड में, जैसे ये रिवर नीवा है हमारी, तो रिवर नीवा के एक साइड में किंग का शानदार महल है और एक साइड में फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, ठीक है। जैसे इधर लेफ्ट साइड, ठीक है, मॉस्को के नजदीक, यहां देखो इसको, ये देखो, जैसे मैं बात करूं कि रशिया है तो इसमें, ठीक है, रिवर नीवा, ऐसे ये रिवर नीवा जो है सर्कुलेट हो रही है मॉस्को के नजदीक से आते हुए, मॉस्को के नजदीक से आते हुए, ठीक है, ये सर्कुलेट हो रही है। और इसके एक लेफ्ट साइड, ठीक है, इसकी एक लेफ्ट साइड है और एक इसकी राइट साइड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिवर नीवा के लेफ्ट साइड, रिवर नीवा के राइट साइड, दोनों साइड देखनी हमें। यहां पर एक पैलेस है, ठीक है, पैलेस, ठीक है, जिसको कहते हैं विंटर पैलेस। इसको पूरा नाम लिख लीजिए, विंटर पैलेस, ठीक है। लेफ्ट साइड में किंग राजा निकोलस का महल, विंटर पैलेस, मॉस्को की तरफ, मॉस्को साइड, ओके, मॉस्को जो कैपिटल रशिया की उसकी साइड में राजा का महल है ये, ओके। और दूसरी साइड में फैक्ट्री वर्कर क्वार्टर है, दूसरी साइड में, यहां पर रिवर नीवा के दूसरी साइड में फैक्ट्री वर्कर क्वार्टर है। ये देखो यहां पर फैक्ट्रीज लगी हुई है, यहां पर महल है विंटर पैलेस, ओके, विंटर पैलेस किंग निकोलस का, निकोलस, ठीक है, सेकंड, जार निकोलस सेकंड का महल लेफ्ट साइड और राइट साइड में फैक्ट्री क्वार्टर, फैक्ट्री क्वार्टर्स, ठीक है, जहां पर वर्कर्स रहते हैं, फैक्ट्री क्वार्टर जहां पर वर्कर रहते हैं, फॉर वर्कर्स, ठीक है। अब ये जगह कौन सी है जहां पर वर्कर रहते हैं? पीट्सबर्ग, इसको कहते हैं पीट्सबर्ग। अब दो चीजें क्लियर हो गई है, रिवर नीवा के लेफ्ट साइड विंटर पैलेस है, मॉस्को के बिल्कुल नजदीक है, मॉस्को के बिल्कुल नजदीक है। और दूसरी साइड में राइट साइड रिवर नीवा के फैक्ट्री क्वार्टर है, जिस एरिया को कहते हैं पीट्सबर्ग एरिया, पीट्सबर्ग फैक्ट्री एरिया। ये दो चीजें में ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि जब यहां पर जार निकोलस से पहले 1894 में जब वो राजा बना, उससे पहले यहां थोड़ी बहुत फैक्ट्री लगी हुई थी, लेकिन उसके बाद
राजा निकोलस के बनने के बाद में फिर और फैक्ट्रीज यहां लगाई गई। अब ये लोग चाहते हैं यूरोप के मुकाबले जल्दी जल्दी हम डेवलप हो जाएं, इसलिए इन्होंने फैक्ट्री वर्कर क्वार्टर में लेबर्स वगैरह रिक्रूट करना शुरू कर दिया और वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए। 18 घंटे लोगों से काम कराया जा रहा है, 16 घंटे 18 घंटे 18 आवर्स काम करा रहे हैं, ताकि यूरोप से कंपेयर करते हुए जल्दी जल्दी हम डेवलप हो सके। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है। ओके, और उसके बाद में वेजेस कम दिए जा रहे हैं। ज्यादातर फैक्ट्री में वुमेन्स वर्कर है, इन फैक्ट्री में वुमेन वर्कर हैं और वर्किंग आवर ज्यादा, वेजेस कम, प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और फिर ये लोग स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे। जार निकोलस जब ये स्ट्राइक करेंगे तो उस चीज को सहन नहीं करेगा और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और ये फैक्ट्री वर्कर्स किंग के खिलाफ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन खड़ा कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा 1917 में जब किंग जार निकोलस को छोड़ना पड़ेगा, वो रिजाइन करेगा। जैसे जार निकोलस रिजाइन करेगा, जैसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 ने रिजाइन किया था। शुरुआत यहीं से होगी, पिट्सबर्ग से। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे, अगले वीडियो में ये बातें होंगी कि जार निकोलस के खिलाफ कैसे लोग इकट्ठे होते हैं और किस तरह से इकट्ठे होकर कैसे वो अपना प्लानिंग करते हैं, वो लोग जार निकोलस से क्या चाहते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट की बात करते हैं। जैसे मैं बता भी रहा था कि रेडिकल्स और ये रेडिकल्स और लिबरल थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि किंग को हटाओ और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाओ। ऐसा ये लोग बात करेंगे क्योंकि किंग बिल्कुल भी सही नहीं करेगा रूल। यहाँ पे इन लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, फैक्ट्री वर्कर्स को, यानी कि जो सोशलिस्ट है उनको टॉर्चर किया जाएगा। अगले वीडियो में ये भी समझेंगे कार्ल मार्क्स जैसे लोग आएंगे सामने और इनकी मदद करेंगे। कार्ल मार्क्स आएंगे और वो पुरानी बुक्स यहां पर पढ़ी जाएंगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में रूसो की बुक, जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जितनी भी बुक्स थी वो यहां लोग पढ़ेंगे, अवेयर होंगे। कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स इन लोगों को मोटिवेट करेंगे और सोशलिस्ट की वजह से रशिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा। इन सोशलिस्ट की वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा और 1917 का फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद वहां सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाएगा और यहां रशिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनेगी। जार निकोलस को हटा दिया जाएगा और फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनेगी। इसी बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज इतना ही, ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो। ओके, बहुत ही मजेदार स्टोरी है, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अगले वीडियो में बातें करेंगे हम। ओके, बाय।